साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड के भाषा एवं बोलियों को समझेंगे और इसमें मुख्य रूप से सदानी भाषा को देखेंगे। झारखंड में जो भाषाएं हैं, जो बोलियां बोली जाती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा विविधता है और ये जो विविधता है वो यहाँ के रहने वाले सामुदायिक या समूहों के जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जो लोग बसे हुए हैं, विभिन्न समूह के जो लोग बसे हुए हैं, इसके कारण उत्पन्न हुई है। जो भी लोग झारखंड को जानते हैं या झारखंड को जब पढ़ेंगे या झारखंड में जो रहते हैं वो यहाँ को देखेंगे तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो मूल निवासी या आदिवासी और इस भूमि को अपना पुरातन भूमि मानते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो हैं तो यहीं के लेकिन वो आदिवासी नहीं, तो इन्हें सदानी बोला जाता है। बात समझ रहे हैं? वैसे लोग जो झारखंड के ही हैं लेकिन वो आदिवासी नहीं है, वो आर्यन परिवार से संबंधित है, तो उन्हें सदानी बोला जाता है और उनकी भाषा को सदानी भाषा बोला जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग आदिवासी हैं उनकी जो भाषा है वो सदानी भाषा नहीं है। उनकी जो भाषा है वो दो तरह में विभाजित है। पहला द्रविड़ियन भाषा और दूसरा मुंडारी भाषा समूह। हालांकि इसमें परीक्षाओं में जो जिस तरह से पूछा जाता है हमने उसको उसी तरह से बांट के रखा है, लेकिन ओवरऑल समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि इसको समझिए कि झारखंड में जो लोग ही रहते हैं वो दो वर्गों में बटे हुए हैं। पहला आदिवासी, दूसरा गैर आदिवासी। गैर आदिवासी जो हैं यहाँ पे दो तरह के हैं। एक जो मूल रूप से यहीं के लेकिन वो आदिवासी नहीं है, उन्हें सदानी बोला जाता है और ये झारखंड के पूरे इलाके में, गांव में, कस्बों में सब जगह बसे हुए हैं। दूसरा वो लोग हैं जो यहाँ बाहर से आए हैं नौकरी चाकरी के चक्कर में या बिजनेस के चक्कर में या अन्य किसी और जीवनोपार्जन कर हेतु, तो ऐसे जो लोग हैं वो अलग हैं, अलग भाषा बोलते हैं। इसके अलावा झारखंड की जो भाषाएं हैं वो विविधता इसमें क्षेत्रवार अन्य राज्यों से सटे होने के कारण भी है। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि जो इलाका बिहार से सटा हुआ है, जो इलाका बिहार के मुंगेर इलाकों से सटा हुआ है, बांका इलाकों से सटा हुआ है, वहाँ पे जो लोग हैं झारखंड के लोग वो मैथिली भाषा से प्रभावित है, आंगिका भाषा से प्रभावित है। इसके अलावा जो इलाके बंगाल से सटे हुए हैं वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो बोलियाँ हैं उस पर बंगाली का बहुत बड़ा छाप है। फिर वैसे ही जो उड़ीसा से सटा हुआ है वहाँ पे उड़िया भाषा का आपको प्रभाव दिखेगा। इसके अलावा जो इलाके उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुर वाले इलाकों से सटा हुआ है जैसे पलामू वगैरह, तो वहाँ पे फिर आपको भोजपुरी का प्रभाव दिखेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बोलियाँ हैं वो मिक्सअप के रूप में मिलेगी, मिक्स हो चुकी है। यहाँ की जो मूल भाषा है जैसे संथाली हो, मुंडारी, इन पर भी इन क्षेत्रों का प्रभाव पड़ा। इसे संथाली भाषा को माने तो वहाँ पर भी दो तरह के मिलेगा, एक शुद्ध संथाली मिलेगा, वो मिश्रित संथाली मिलेगा। शुद्ध संथाली हो गई, शुद्ध संथाली भाषा हो गई, लेकिन जो मिश्रित होगा उस पर बंगाली, उड़िया इत्यादि का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो आज हम इसको एक परीक्षोपयोगी दृष्टि से हमने बांट कर रखा है और उसी को समझेंगे और साथ ही झारखंड में सदानी भाषा को संक्षेप में भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि झारखंड में भाषा के आधार पर तीन मुख्य भाषा परिवार हैं और यही आपको परीक्षाओं में भी पूछता है कि झारखंड में भाषा के आधार पर कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो तीन भाषा परिवार हैं। पहला आर्यन भाषा परिवार या जिसको इंडो आर्यन भाषा परिवार भी बोला जाता है, ये वो भाषा है जिसे सदानी लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, इंडो भाषा परिवार से जो संबंधित लोग हैं वो सदानी लोग हैं और उनके भाषा को कभी कभी सदानी भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन है? नागपुरी जो है वो नागवंशी शासकों की भाषा थी। खोरठा को माना जाता है कि ये खरोष्ठी लिपि से विकसित भाषा, खैर बाद में आगे देख लेंगे। इसके अलावा पंच परगनिया भाषा है। कुरमाली भाषा जो है कुर्मी लोगों की भाषा है। ये सब जो भाषाएं हैं वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित हैं और प्रायः इन्हें सदानी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदानी भाषा भी कहा जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे एक और भाषा परिवार है, वो है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कुरुख यानी कि उरांव जनजाति की जो भाषा है वो, और मालतो भाषा है वो पहाड़िया जनजाति बोलती है। पहाड़िया जनजाति यहाँ 2 प्रकार की है, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ये जो दोनों जनजाति है, मतलब पहाड़िया और उरांव, इनकी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसके अलावा मुंडारी भाषा मतलब ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित जो भाषाएं हैं उन्हें मुंडारी भाषा भी कहा जाता है। या कभी यही पूछेगा कि निम्न में से कौन ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, तो संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, असुरी, कोरबा इत्यादि जो भाषाएं हैं वो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी बोलियां भी बोली जाती हैं जो इन्हीं भाषाओं से संबंधित है, और वो जो बोलियां हैं व्यापक लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, लेकिन अभी उस उच्च स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं कि उन्हें भाषा साहित्य का दर्जा दिया जा सके। तो ध्यान रखेंगे, 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे कि झारखंड में मुख्यतः 3 भाषा परिवार के लोग रहते हैं और 3 भाषा परिवार के जो भाषाएं हैं उसका बोलने में उपयोग करते हैं। कौन कौन? इंडो, द्रविड़ियन और मुंडारी। तो जो इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित भाषा है उसे सदानी भाषा भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि परीक्षा में जाए गड़बड़ा जाए। कौन कौन है इसमें? नागपुरी है, खोरठा है, पंचपरगनिया है तथा कुरमाली। आज हम संक्षेप में इन्हीं भाषाओं को देखेंगे। ये सब जो भाषा है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और इन्हें सदानी भाषा भी कहा जाता है। द्रविड़ भाषा से कौन कौन है? कुरुख यानी कि उरांव और मालतो भाषा। अब परीक्षाओं में पूछेगा, ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित भाषा है या भाषा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मुंडारी भाषा यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित भाषा कौन कौन है? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, असुरी, कोरबा इत्यादि। इसके अलावा इसी में मतलब मुंडारी भाषा में बहुत सारी बोलियां भी हैं, छोटी छोटी बोलियां हैं, तो वो अभी भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन यहाँ पे जो समूह है, विभिन्न आदिवासी समूह है, वो बोलते हैं, और लेकिन वो अभी बोली में ही है तो उन्हें अपने बोली में ही रखा है, भाषा में नहीं रखा। तो इतना को आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं झारखंड में सदानी भाषा को, जिनमें सबसे पहले नागपुरी भाषा को समझते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं झारखंड में नागपुरी भाषा और साहित्य को। याद रखिए, मैं नागपुरी भाषा एवं साहित्य को पूर्ण रूप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ परीक्षोपयोगी दृष्टि से जो प्रारंभिक परीक्षाओं में यहाँ पूछा जाता है और भाषाओं से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है, उस दृष्टि से सिर्फ मैंने ये बनाया है और उसी दृष्टि से आप इसको देखेंगे। जिन्हें लगता है कि नागपुरी भाषा और साहित्य मेंस के लिए पढ़नी चाहिए या ज़्यादा पढ़नी चाहिए, तो जो इसके ऊपर जो किताबें आती हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो देखिए, नागपुरी साहित्य से संबंधित हमने कुछ चीज़ों को रखा है और यही जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। और जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं यानी कि जो 1 नंबरी परीक्षाएं होती हैं उसमें इतना ही पूछा जाता है। आप विभिन्न प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। तो देखिए, हमने सदानी भाषा का जिक्र किया था, तो सदानी भाषा में जो सबसे पहला और प्रमुख भाषा है वो नागपुरी भाषा है। ऐसे ही याद रखिएगा कि झारखंड में हिंदी प्रथम भाषा है और जो झारखंड में जो हिंदी के जो लेखक हुए हैं वो एक विशिष्ट स्थान हिंदी भाषा और साहित्य में रखते हैं। तो जब हम हिंदी भाषा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ की उस भाषाओं को देख रहे हैं जो यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो यह पहला है नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा जो है वो पूरे झारखंड की एक संपर्क भाषा है। यदि आपको नागपुरी भाषा आती है तो आप पूरे झारखंड में लोकल लोगों के साथ भी बातचीत करके अपना काम निकाल सकते हैं और ये पूरे झारखंड में बोला जाता है। इसके अलावा नागपुरी जो है वो यहाँ पे 2 रूपों में मिलेगा, एक ठेठ नागपुरी और एक मिश्रित नागपुरी। मिश्रित नागपुरी में बांग्ला और उड़िया भाषाओं का व्यापक प्रभाव है और ठेठ जो नागपुरी है वो एक अपनी भाषा है, एक अलग भाषा है। नागपुरी भाषा के इतिहास को यदि देखें तो इसे 2 चीज़ों से विकसित या 2 जगहों से विकसित या 2 भाषाओं से विकसित माना जाता है। एक जो थे वो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी किताब है। यदि आप भाषा साहित्य को समझना चाहते हैं, भारत में बोले जाने वाले विभिन्न बोलियों को, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है अब्राहम गियर्सन की लिखी हुई पुस्तक जो है वो वेद की तरह है। यदि आप समझना चाहते हैं तो
बाकी नहीं समझना चाहता तो आपकी इच्छा। तो गियर्सन साहब का मानना था कि जो नागपुरी भाषा है वो भोजपुरी की एक उपबोली है, अर्थात भोजपुरी की एक संतान भाषा है। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, ये मगधी से निकली हुई है, मगही भाषा से, मगही का अपभ्रंश है। हालांकि दोनों का इससे अलग थोड़ी थोड़ी है, लेकिन जो मगही लोग हैं और नागपुरी को सुनेंगे, जो भोजपुरी लोग हैं नागपुरी को सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि मेरी भाषा है या हमारी भाषा से संबंधित ये लोग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और टोन का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने चूंकि परीक्षाओं में पूछता है तो हमने लिख दिया है कि इस भाषा को अब्राहम गियर्सन ने भोजपुरी की उपबोली कहा है। परीक्षाओं में ये पूछेगा कि अब्राहम गियर्सन ने निम्न में से किस भाषा को भोजपुरी की एक उपबोली कहा है। हालांकि यहाँ भोजपुरी से संबंधित या मगही से संबंधित और भाषाएं मिलेंगी, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है तो याद रखिएगा नागपुरी भाषा। हालांकि नागपुरी को मगही का अभी एक अपभ्रंश भाषा माना जाता है। तो ये विवाद है भाषाओं से संबंधित, हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ परीक्षा उपयोगी देखना है। तो नागपुरी भाषा के प्रथम कवि जो है रघुनाथ नृपति को माना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। रघुनाथ नृपति जो है वो नागपुरी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो नागपुरी भाषा है इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, कविताएं मिलेंगी, कहानियां मिलेंगी, इसके अलावा लोकोक्तियाँ भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो नागपुरी के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है? रघुनाथ नृपति को। इसके अलावा नागपुरी गद्य साहित्य का जो विकास है वो 1900 के आसपास हुआ। अब परीक्षाओं में यही बोलिएगा कि ये क्या लिखे, तो यही पूछता है कि नागपुरी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ, तो लिख देगा कि फला काल में, फला काल में, फला काल में। तो याद रखेगा 1900 के आसपास। जब अंग्रेज इस देश में आए और अंग्रेजों ने जब पूरे भारत पर शासन अपना स्थापित किया, तो फिर धीरे धीरे जो उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके जो विद्वान थे, यहाँ के भाषाओं को, यहाँ के संस्कृतियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हुए उसे लिपिबद्ध करने लगे। और फिर वो जो लिपिबद्ध था वही धीरे धीरे कालांतर में विकसित होकर के हमारे पास एक संहिता या साहित्य के रूप में आने लगा। और वही जो साहित्य विकास हुआ उसी के काल को ये लोग मानते हैं कि इसी काल से यहाँ पे गद्य साहित्य का विकास हुआ। हालांकि इस जिन जिन भाषाओं पर उन्होंने लिखा उस पर सारे चीज़ पहले से मौजूद थे, लेकिन वो लिखित रूप से हमारे पास प्रमाण के रूप में नहीं थे। तो जब से प्रमाण के रूप में आने लगा तब से इसका विकास माना गया। तो नागपुरी गद्य साहित्य का विकास 1900 ईस्वी के आसपास हुआ और 1896 में नागपुरी पर प्रथम व्याकरण E.H. व्हिटली, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, E.H. व्हिटली ने लिखा, जिसका नाम था नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी। इन नाम याद रखेंगे, E.H. व्हिटली। और काम क्या इनका था? प्रथम व्याकरण। तो नागपुरी पर प्रथम व्याकरण जो था उन्होंने किन्होंने लिखा? E.H. व्हिटली ने लिखा। इसके अलावा ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज नामक किताब कोनराड बुक आउट ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? कोनराड बुक आउट ने। नाम क्या था? ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज। और ये दो जो चीज़ें हैं परीक्षाओं में बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछते रहता है। तो नाम याद रखेंगे। पहला कौन? E.H. व्हिटली। इनका क्या था? इन्होंने व्याकरण लिखा था, प्रथम व्याकरण, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी, पुस्तक का नाम था। इसके अलावा ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज नामक किताब कोनराड बुक आउट ने लिखा था। इसके अलावा हमने दो और नाम लिखा है। एक था नागवंशावली। हमने शुरू में ही बताया था कि नागपुरी जो भाषा है वो नागवंशी शासकों की मातृभाषा थी और इसे ये गौरव झारखंड में प्राप्त है कि ये शासकों की भाषा थी। तो नागवंशावली नामक जो पुस्तक है उन्हें बेनी राम महता ने लिखा था। बेनी राम महता यहाँ एक टाइटल होता है, उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? नागवंशावली। इसके अलावा काका कर कहनी नामक जो किताब था वो बड़ाइक ईश्वर सिंह ने लिखा था। किन्होंने लिखा था? बड़ाइक ईश्वर सिंह। किताब का नाम क्या था? काका कर कहनी नामक किताब किन्होंने लिखा था? बड़ाइक सिंह ईश्वर ने। तो आपसे जो परीक्षाएं हैं उसमें मुख्यतः इतने ही पूछे जाते हैं। हालांकि और भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा हमने उसी को लिखा है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि नागपुरी जो मैंने शुरू में भी बताया कि नागपुरी यहाँ की
पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में संपर्क की भाषा है। लोकल लोगों के साथ संपर्क की एक प्रमुख भाषा है और ये सदानी भाषा है, याद रखेंगे, सदानी भाषा है। अब देखते हैं आगे, तो अब देखते हैं खोरठा भाषा। देखिए खोरठा भाषा जो है यहाँ की एक अति समृद्ध भाषा है और जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उनमें से अधिकतर आदमी जो बाहर के होते हैं या झारखंड के अन्य भाषाओं को नहीं ले पाते हैं तो ये मुख्यतः खोरठा साहित्य ही लेते हैं। खोरठा साहित्य को माना जाता है कि एक खरोष्ठी लिपि से विकसित हुई एक भाषा। किस लिपि से? खरोष्ठी लिपि से विकसित हुई एक भाषा है। खरोष्ठी जो लिपि थी अति प्राचीन एक लिपि थी और इसके जो संपर्क है, यानी कि जो खरोष्ठी लिपि से संपर्क है उसको स्थापित किया था एक जो विद्वान थे इसके, इस भाषा के, ए.के. झा। उन्होंने लिखा कि भाई ये जो भाषा है खरोष्ठी लिपि से संबंधित है। हालांकि ये जो भाषा है मुख्य रूप से आपको जब पढ़ेंगे तो मगही का एक नया रूप दिखेगा और जो ये भाषा बोली जाती है इस उन जिलों को भी देखेंगे तो बिहार के उन जिलों से सटा हुआ है जो जहाँ पे मगही भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए यह जो झारखंड के धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा इत्यादि भागों में बोली जाती है। खोरठा भाषा जो है मुख्य रूप से इन्हीं जगहों में बोली जाती है और ये सदानी लोग बोलते हैं। याद रखिएगा, कौन लोग बोलते हैं? सदानी लोग बोलते हैं। हालांकि साथ रहने से आदिवासी लोग भी बोलते हैं लेकिन ये मुख्य रूप से सदानियों की भाषा है। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा। गिरिडीह, कोडरमा इत्यादि तो समझ रहे हैं, जब झारखंड के नक्शे को देखेंगे पूरी तरह से बिहार से सटे हुए हैं और उन इलाकों से सटे हुए हैं जहाँ पे मगही एक भाषा है और ये उसी से पूरी तरह से प्रभावित भी है या लगता है कि उसी का एक जुड़वा भाई भी है। तो खोरठा में जो भाषा है, खोरठा भाषा जो साहित्य है या जो कथा कहानियाँ मिलेंगी उसमें या उसमें जो नाटक वगैरह मिलेंगे उसमें राजा, मंत्री, युद्ध इत्यादि का वर्णन बहुत हर्षोल्लास से किया जाता है। अब कहिए कि ये क्यों लिखे हैं, तो परीक्षाओं में ये पूछता है कि निम्न में से किस सदानी भाषा में युद्ध, राजा, मंत्री इत्यादि का व्यापक उल्लेख हुआ है? तो खोरठा भाषा साहित्य। अब देखिए सन 1957 में इस भाषा के यानी कि खोरठा भाषा का प्रथम पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन हुआ। खोरठा भाषा का प्रथम पत्रिका कौन था? मातृभाषा। कब प्रकाशित हुई? 1957। ध्यान रखें। इसके अलावा मेघदूत नामक एक संकलन था जिसमें विभिन्न गीत और कविताएं, कहानियां थी। उसका नाम क्या था? मेघदूत। मेघदूत नामक किताब की रचना किन्होंने की? श्रीनिवास पानुरी ने। किन्होंने किया? श्रीनिवास पानुरी ने। श्रीनिवास पानुरी ने वो एक किताब लिखी जिसका नाम था मेघदूत और जिसमें विभिन्न प्रकार के संकलन हैं खोरठा भाषा से संबंधित। इसमें गीत, कविताएं, कहानियां इत्यादि दी हुई हैं। इसके अलावा गजाधर महतो की पुस्तक कहानी संग्रह के रूप में पुटुस फूल, याद रखेंगे कौन सा फूल? पुटुस फूल प्रकाशित हुआ जिसमें कहानी संग्रह था और इसके लेखक कौन थे? गजाधर महतो। गजाधर महतो नामक एक जो साहित्यकार थे या जो खोरठा भाषा के विद्वान थे, इन्होंने एक पुटुस फूल नामक पुस्तक की रचना की जिसमें खोरठा भाषा से संबंधित या खोरठा लोकोक्ति से संबंधित या खोरठाओं के विशेषताओं से संबंधित कहानियों का संग्रह था। उसका नाम क्या था? पुटुस फूल। इसके अलावा ए.के. झा, हमने शुरू में भी इनका नाम लिया था। ए.के. झा जो थे इन्होंने मेका मेकीने मेटमाट, याद रखिएगा मेका मेकीने मेटमाट, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। मेका मेकीने मेटमाट, हम में से अधिकतर आदमी या जो भी आदमी होता है जब ऑप्शन में टिक लगाने जाते हैं तो लगता है कि अरे तो झारखंड की है तो हो सकता है कि कोई इसी यही के लोकल लोग लिखे होंगे। हालांकि लोकल नहीं है लेकिन सदानी लोग हैं। क्या नाम है? ए.के. झा। अमूमन आदमी टिक मारते समय मतलब ऑप्शन में जब चुनने जाते हैं तो झारखंडी या आदिवासी लोगों के नाम को चुन लेते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने इनका नाम लिख रखा है। और ये पूछता ज़्यादा है। मेका मेकीने मेटमाट खोरठा की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो श्री ए.के. झा। और श्री ए.के. झा ने ही बताया या ये विचार रखा कि जो खोरठा भाषा है, खोरठा साहित्य है, वो खरोष्ठी का आधुनिक रूप है। हालांकि
खोरठा भाषा जो है पूर्ण रूपे आपको मगही का जुड़वा भाई दिखेगा और ये उन्हीं इलाकों में बोली भी जाती है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं पंच परगनिया भाषा को। पंच परगनिया, पंच मतलब 5, परगनिया मतलब परगना। ये जो भाषा है मुख्य रूप से 5 परगना, कौन कौन परगना है इसको देख लेते हैं। बूंदू, तमाड़, राहे, सोनाहाटू तथा सीली में बोला जाता है। याद रखिएगा 5, मुख्यतः 5, ये रांची से सटे इलाके हैं, 5 परगनों में बोला जाता है, इसलिए इसको पंच परगनिया भाषा बोला जाता है। और परीक्षाओं में ये पूछे कि निम्न में से किन इलाकों में पंच परगनिया भाषा सदानी भाषा के रूप में बोली जाती है या लिखी जाती है या समझी जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। या भौगोलिक में भी पूछ देगा कि पंच परगनी इलाके में शामिल है कौन कौन है, बूंदू, तमाड़, राहे, सोनाहाटू तथा सीली। अब देखिए ये जो भाषा है मतलब पंच परगनिया जो भाषा है ये भी मागधी से निकली हुई एक भाषा है या मागधी का अपभ्रंश भाषा है। झारखंड में जितने भी सदानी भाषा हैं उसमें नागपुरी पर एक समस्या है। नागपुरी पर यह समस्या है कि जो गेरसन जैसे जो लोग थे उनका मानना था कि यह भोजपुरी की उपभाषा है, लेकिन कुछ जो भारतीय साहित्यकार थे या भारतीय भाषाओं के जो विशेषज्ञ थे उनका मानना है कि वो मगधी से निकली हुई है। लेकिन अन्य सदानी भाषा जिसमें कुरमाली, पंच परगनिया इत्यादि जो हैं, खोरठा इत्यादि जो शामिल हैं, ये शुद्ध रूप से मगही से निकले हुए भाषा है या मगही के अपभ्रंश हैं, ध्यान रखिए। तो ये मुख्यतः 5 परगनों में बोला जाता है, इसलिए इसका नाम पंच परगनिया भी रखा गया है। और इस भाषा साहित्य में बांग्ला का व्यापक प्रभाव है, याद रखिएगा बांग्ला भाषा का व्यापक प्रभाव है और बांग्ला रस का, करुणा रस का बहुत व्यापक प्रभाव है। और ये जो भाषा साहित्य है या इसका जो लोक साहित्य है यानी पंच परगनिया का जो लोक साहित्य है उसमें हर्ष, विषाद, आशा, आकांक्षा इत्यादि मनोभावों का विशेष वर्णन किया गया है या कुछ ज़्यादा ही वर्णन किया गया है। यानी कि इनके जो लोकगीत होंगे उनमें आशा, निराशा, आकांक्षा इत्यादि को ज़्यादा तवज्जो दी गई है। कभी कभी नहीं देखते हैं कि किन्हीं किन्हीं गीतों में करुणा ज़्यादा रहेगा, किन्हीं किन्हीं गीतों या कविता में उत्साह बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उसी चीज़ को रखते हुए इसमें जो है वो हर्ष, विषाद तथा आशा, आकांक्षा जैसे मनोभावों को विशेष वर्णन किया गया है। अब इसलिए मैंने लिख दिया कि परीक्षाओं में पूछ देगा, पूछता भी है। आप विभिन्न प्रैक्टिस जब बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे चीज़ें लिखी रहती है। अब देखिए इसमें जो प्रथम कवि थे, जो ऐसे तो कवि इसमें बहुत हुए हैं, लेकिन ये प्रथम जो कवि थे उनका नाम विनंद या विनंदिया कवि था। क्या नाम था? विनंद या विनंदिया कवि। ये इस भाषा के यानी पंच परगनिया भाषा के प्रथम कवि थे और सीली के राजा भी थे। सीली नामक जो परगना है उसके राजा थे। अभी भी जाएंगे, अभी भी देखेंगे सीली जो है वो मुरी के पास है। तो ये सीली के राजा थे कौन? विनंद या विनंदिया। और ये इस भाषा के प्रथम शिष्ट कवि इनको माना जाता है। इसके अलावा कवि सोबरन इस भाषा में कबीरपंथी विचारधारा को उच्च स्थान दिलाने वाले कवि थे। ये जो पंच परगनिया साहित्य है हमने पहले ही बोला कि इसमें करुणा, आकांक्षा, हर्ष, विषाद इत्यादि मनोभाव ज़्यादा है। तो जब भारत में बहुत सारे विचारधाराएं उत्पन्न हुई और मिल रही थी तो उनमें एक कबीरपंथी विचारधारा थी। तो ये जो कबीरपंथी विचारधारा के जो लोग थे ये निर्गुण वगैरह ज़्यादा गाया करते थे। तो इस भाषा पर भी यानी कि पंच परगनिया भाषा पर भी कबीर के निर्गुण भावों का विशेष प्रभाव पड़ा और उसको विशेष दिलाने में किनका नाम था? कवि सोबरन। कवि सोबरन जो थे पंच परगनिया भाषा के एक विशिष्ट कवि थे और उन्होंने कबीर के निर्गुण विचारधारा में बहुत सारी रचनाएं की और कालांतर में उनकी जो रचनाएं हैं इस क्षेत्र में पंच परगनिया क्षेत्र में विशेष लोकप्रिय हुई। इसके अलावा बरजूराम, दीना इत्यादि भी इस भाषा के विख्यात कवि थे। हमने लिख दिया कि आप ध्यान रखेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि इसमें जो कवि थे ये कौन कौन थे ताकि परीक्षाओं में छूट ना जाए। कौन कौन थे? बिरजूराम और दीना। ऐसे देखिए कहीं कहीं पर किताबों में लिखा मिलेगा कि यह इसमें 5 मुख्य कवि थे, पंच परगनिया थे। तो ये सब जोड़ा हुआ एडिशनल चीज़ें। अब पंच परगनिया मतलब ये नहीं कि सब 5 रहेंगे, कवि भी 5 रहेंगे, किताब भी 5 रहेगा, ऐसा नहीं। पंच परगनिया सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि 5 परगनों में मुख्य रूप से बोली जाती थी और इसमें विनंद या विनंदिया कवि जो थे इसके मुख्य कवि थे और वो सीली के राजा भी थे।
इसके अलावा कवि सोबरन जो थे वो कबीरपंथी विचारधारा से प्रभावित कवि थे और उन्होंने कबीरपंथी विचारधारा को इस पूरे क्षेत्र में विशिष्ट स्थान दिलाया अपनी कविताओं और क्या कह सकते हैं कहानियों के माध्यम से। हालांकि वो मुख्य रूप से कवि थे। तो अब देखते हैं कुरमाली भाषा और साहित्य को। तो अब देखते हैं कुरमाली भाषा को। अब कुरमाली भाषा जो है वो भी मगधी का ही एक अपभ्रंश भाषा है और साथ ही यहाँ की एक जाति है कुर्मी जाति, उसी की एक भाषा है, उसी का एक प्रमुख भाषा है, तो इसीलिए इसका नाम कुरमाली पड़ा। हालांकि अन्य विद्वानों का अन्य मत भी है, लेकिन मुख्य रूप से कुर्मी जाति के द्वारा उच्चारित या बोले जाने के कारण इसका नाम कुरमाली पड़ा। और जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं, मतलब इस जाति का घनत्व है, वहाँ ये भाषा चलती है। और मान के चलिए कि ये जो भाषा है पूरे झारखंड में एक क्या कह सकते हैं स्थानीय संपर्क की भाषा है। और ये जो भाषा है, मतलब कुरमाली साहित्य या कुरमाली जो भाषा है वो सदानी भाषा है और आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है और मुख्य रूप से मगही का एक अपभ्रंश माना जाता है। हमने शुरू में बोला कि नागपुरी पर विवाद है, बाकी यहाँ जितनी भी सदानी भाषाएं हैं सब के सब मगधी से ही अलग हुई या मगही का ही अपभ्रंश या मगही का ही जुड़वा भाई के रूप में विकसित या चलने वाली एक भाषा है। तो कुरमाली साहित्य मैंने बोला ही कि ये कुर्मी भाषा, कुर्मी जाति की एक भाषा है, इसलिए इसका नाम कुरमाली पड़ा है, ऐसा ही उल्लिखित है। और इसका जो शिष्ट साहित्य का मतलब हुआ क्रमबद्ध लिखना, क्रम से रूप लिखना, क्रम से गीतों को, कहानियों को, उपन्यासों को संकलित करना। तो इसका जो प्रारंभ हुआ है वो 14वीं शताब्दी में हुआ है और एक व्यापक क्या कह सकते हैं विकसित भाषा है। और उस दौर में मतलब 14वीं शताब्दी में जो सबसे पहले लिखित मिलता है वो चंडीदास, एक लेखक थे, चंडीदास की पुस्तक करमालिक घंघर, याद रखिएगा कौन सा नाम था इनका, करमालिक घंघर, प्रथम शिष्ट रचना थी। यानी कि कुरमाली साहित्य में चंडीदास की पुस्तक करमालिक घंघर प्रथम शिष्ट रचना थी और ये 14वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। परीक्षाओं में ये पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, चंडीदास की पुस्तक करमालिक घंघर। इसके अलावा ईसाई पादरी वेसहॉल मार्क ने कुरमाली भाषा की महान पुस्तक नामक एक रचना की, जिसमें यहाँ के गीतों, संगीतों, कल्चर का वर्णन किया। किन्होंने लिखा है? वेसहॉल मार्क ने। किन्होंने लिखा है? वेसहॉल मार्क ने। किताब का क्या नाम था? कुरमाली भाषा की महान पुस्तक। इसके अलावा एक नाम जो सबसे ज्यादा कुरमाली भाषा में आपको मिलेगा वो थे बिनंद सिंह गौरंगिया। बिनंद सिंह गौरंगिया को कुरमाली का सूर बोला जाता है, यानी कि जो विशिष्ट स्थान हिंदी भाषा में सूरदास को है वही स्थान कुरमाली भाषा में बिनंद सिंह गौरंगिया को प्राप्त है। और इनकी एक रचना थी आदि झूमर संगीत। क्या रचना का नाम था? आदि झूमर संगीत। इन्होंने लिखा था, किन्होंने? बिनंद सिंह गौरंगिया ने। बिनंद सिंह गौरंगिया को कुरमाली का सूर कहा जाता है। और आदि झूमर संगीत, किताब का नाम ध्यान रखेंगे आप, आदि झूमर संगीत नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। और ये बहुत ही एक क्या कह सकते हैं उन्नत कवि है, माने कविताओं का संग्रह है, जिसमें कुरमाली कल्चर यानी कि इनके जो विवाह शादी, इसके अलावा इनके जो अन्य बहुत सारे मनोभाव होते हैं, शिकार, रहन सहन, खान पान इत्यादि से संबंधित जो गीत हैं उसका इन्होंने लिखा है और संकलन है, एक तरह से संकलन है। संकलन का नाम क्या है? आदि झूमर संगीत। और किन्होंने लिखा है? बिनंद सिंह गौरंगिया। और बिनंद सिंह गौरंगिया जो थे वो कुरमाली साहित्य से संबंधित थे और उन्हें कुरमाली का सूर कहा जाता है। परीक्षाओं में यही सबसे ज़्यादा पूछता है और हमने इसी को नोट्स किया। अब देखिए, मैंने जो पूरा वीडियो जो बनाया क्या कह सकते हैं आपका सदानी भाषा पे, यह सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से एक संक्षेप में बनाया है। जिन्हें इन भाषाओं का मतलब अलग अलग भाषाओं का विशिष्ट रूप पढ़ना है वो अपना नोट्स और बना सकते हैं। और साथ ही इससे विशिष्ट जो किताबें, मानक किताबें मार्केट में मिलने वाली वो सारी किताबें नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो बाहरी आदमी या जो जानकारी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो भी आपको कंफ्यूज करेंगे।
सबसे अच्छा होता है कि आप जो मानक विश्वविद्यालय है यहाँ के, रांची यूनिवर्सिटी है या फिर झारखंड सरकार के जो क्या कह सकते हैं जन सूचना का जो डिपार्टमेंट है उससे, या झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित जो किताबें हैं उससे नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनसे जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी, ज़्यादा आप समझेंगे। उसके अलावा हम लोग जैसे जो वीडियो बनाते हैं ये सीधा सीधा परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बनाया गया है, जो संक्षेप में है। आप संक्षेप में इसे देख सकते हैं, और यदि नोट्स बनाना है तो मानक किताबों से आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। याद रखिए, हमने जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया है। तो ये था हमारा आज का झारखंड विशेष में सदानी भाषा से संबंधित कह सकते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।